नमस्कार, वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, हम लोग यूपी पीसीएस 2023 के लिए जो हम लोग टेस्ट पेपर जो है सॉल्व कर रहे हैं, और यह टेस्ट पेपर जो है जीएस वर्ड कोचिंग संस्थान द्वारा कराया गया है। देखिए, हम लोग तीसरा टेस्ट पेपर देख रहे थे। तीसरे का जो है आज दूसरा भाग देखेंगे, अर्थात जो है एक भाग में हम लोग 50 प्रश्न देखते हैं। यह जो है आधुनिक भारत इतिहास जो है उससे संबंधित है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण और सरल माना जाने वाला सब्जेक्ट है। सरल तो नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि यहाँ से सब बच्चों के लिए जो है सबसे ज़्यादा प्रश्न गेनिंग सब्जेक्ट आप कह सकते हैं, या तो दूसरे शब्दों में कहे तो आपका पॉलिटी हुआ। देखिए, आपको बता दें, जो यूपी पीसीएस में टारगेट आप करेंगे, अगर आप प्रीलिम्स के लिए टारगेट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको बता दें पॉलिटी टारगेट कीजिए, पॉलिटी के प्रश्न। उसके बाद फिर जो हुए मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न, और उसके बाद फिर देखेंगे आप इन्वायरमेंट के प्रश्न, और उसके बाद आपका जो है जियोग्राफी के प्रश्न, ये भी अच्छे होते हैं, प्लस साथ में करंट। और इसके साथ मैं आपको बता दूं बोनस के रूप में आप लोग हमेशा याद रखें कि जो हम लोगों का सेंसस है, सेंसस के जो प्रश्न आते हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ना है, तैयार करना है। प्लस यूपी स्पेशल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इस बार आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आयोग में काफ़ी परिवर्तन हुआ है, तो इसलिए यूपी स्पेशल के प्रश्न अच्छे खासे बनने के पूरे चांसेज हैं। क्योंकि आप देखेंगे, चाहे आप मध्य प्रदेश आयोग को देख लें, चाहे राजस्थान आयोग को देख लें, किसी भी आयोग को देखेंगे तो वहाँ पे प्रश्न उनके जो बनते हैं वो अपने स्टेट के प्रश्न बहुत बनाते हैं। लेकिन पता नहीं, ये दुर्भाग्य था हम लोगों का कि यूपी के प्रश्न अभी तक जो है बहुत रेयर केस में 3, 4, 2, 5 ऐसे प्रश्न आते थे। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार इसका वेटेज बढ़ेगा, कहीं ना कहीं ये 10, 12 या 15 तक देखने को हमें मिल सकता है। तो इसलिए यूपी स्पेशल भी आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आप लोग बढ़िया स्ट्रेटजी बना के ऐसे फॉलो करते हैं प्रश्नों को, तो मुझे उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन इस बार ज़रूर से ज़रूर प्रीलिम्स में क्लियर होगा। आप लोग मेंस का दरवाज़ा आपके लिए खुलेगा, आप ज़रूर से ज़रूर कॉपी लिखेंगे मेंस की। तो चलिए, ज़्यादा समय न गवाते हुए फिर आगे शुरू करते हैं हम लोगों का 51 प्रश्न से। स्ट्रेटजी के रूप में जो है हम लोग अलग से वीडियो बाद में देख लेंगे, आप लोगों की अगर इच्छा रही तब। तो बाकी अब शुरुआत करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में जो है कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम अधिवेशन हुआ था? कौन सी पार्टी की बात की जा रही है? तो यह पार्टी है कांग्रेस समाजवादी पार्टी। तो बताइए कब हुआ था और किसके कार्यकाल में हुआ था? तो देखिए, अगर सन की बात की जाए तो ये 1934 में हुआ था। 1934 में इसकी स्थापना होती है, और इसकी अध्यक्षता जो किए थे प्रथम अधिवेशन की, तो स्वामी जो है संपूर्णानंद के द्वारा किया गया था। आपको बता दें, जयप्रकाश नारायण इसमें जो है सचिव थे। जयप्रकाश नारायण जी जो थे यह सचिव थे। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा जो है भारत सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी? किसकी स्थापना? भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण। तो बताइए किसके कार्यकाल में हुआ था? यह जो है लॉर्ड मियो के कार्यकाल में हुआ था। अच्छा, लॉर्ड मियो का जो कार्यकाल था ये कब से कब था? तो ये 1869 से लेकर 72 तक था। और उनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य आपको पता होगा, जनगणना जैसे पहली बार 1871 में जो है पहली बार जनगणना इन्होंने करवाया था, और उसके बाद भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की थी। कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना इनके द्वारा किया गया था, और उसके बाद राज्यों में जो है रेलवे की व्यवस्था का शुभारंभ भी इन्होंने किया था, रेलवे की अच्छी से व्यवस्था का शुभारंभ। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सेना कार्ते की उपाधि दी गई है? सेना कार्ते। देखिए, इसकी पूरी कहानी समझने के लिए आप चलिए 1707 में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु होती है। उसकी मृत्यु के पश्चात जो है साहू को मुगल हिरासत से मुक्त कर दिया गया। इसके पश्चात क्या हुआ, साहू और उनकी चाची ताराबाई, कौन, एक तरफ साहू थे और एक तरफ वर्सेस हो गया, कौन थी इनकी चाची? ताराबाई। इन दोनों के बीच में संघर्ष होने लगा सत्ता को लेके। अब सत्ता को लेके जब इन दोनों के बीच में संघर्ष होने लगा तो बालाजी विश्वनाथ ने साहू जी का साथ दिया। बालाजी विश्वनाथ जो थे वो साहू का साथ दिए थे, इसीलिए जो है साहू ने इनको क्या किया था, साहू ने बालाजी विश्वनाथ को जो है सेना कार्ते का पद पर नियुक्त किया था। तो क्या होगा, बालाजी विश्वनाथ को किया गया था। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में जो है क्रांतिकारी दल का गठन किया और उसके प्रचार और प्रसार के लिए जो है अनेक शाखाएं खोली थी? कहाँ पे इसका गठन हुआ था? तो बंगाल में। क्रांतिकारी दल काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिए। और इसकी स्थापना कौन करते हैं और प्रचार प्रसार के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास कौन करते हैं? तो अरविंद घोष के द्वारा किया जाता है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसके द्वारा मेट्रोपॉलिटन कॉलेज
मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना की गई? देखिए, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और सबसे पहले ये फैक्ट आप लोग बताइए कि मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी। चलिए, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको बाद में, लेकिन इसके पहले आप ये जानिए कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर कौन किए थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया था। और यह आपको पता है ईश्वरचंद्र विद्यासागर सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में काम किए थे? तो यह देसी भाषा और जो है लड़कियों की शिक्षा पर ज़्यादा फोकस था इनका। अब इन्होंने मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना की थी और कहाँ की थी? यह कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। आप लोग याद रखिए, ये फैक्ट पूछा जा सकता है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, किस सम्मेलन में कर्नल मैकमोहन द्वारा तिब्बत, चीन और भारत के बीच सीमा के रूप में मैकमोहन रेखा प्रस्तावित किया था? अर्थात जो है मैकमोहन रेखा जो है किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? कौन सा सम्मेलन था वो? देखिए, पहला फैक्ट तो ये है कि आपको बता दें, अधिकारी जो भारतीय ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे, लेफ्टिनेंट कर्नल सर आर्थर हेनरी मैकमोहन, जो ब्रिटिश भारत में एक प्रशासक भी थे, इनके द्वारा जो है प्रसिद्ध मैकमोहन रेखा का सीमांकन किया गया था। कब हुआ था? तो यह 1914 में। कब हुआ था? 1914 में। 1914 में क्या हुआ था? शिमला सम्मेलन। क्या हुआ था? शिमला सम्मेलन, इसी में प्रस्तावित किया गया था। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कारखाना अधिनियम 1881 उन कारखानों पर लागू था जहां श्रमिकों की संख्या कम से कम 100 थी। तो बताइए, क्या ये कथन सही है? जी हाँ, यह कथन पूरी तरीके से सही है। अच्छा, ये बताइए, उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड रिपन थे। कौन? लॉर्ड रिपन। उसके बाद फिर अगला है 7 से 12 वर्ष। 7 से लेके 12 वर्ष के बच्चों के काम करने की अवधि 9 घंटे तक अधिनियम ने निर्धारित किया था। अर्थात इस अधिनियम में निर्धारित किया गया था कि 9 घंटे कार्य करेंगे 7 से 12 वर्ष तक। तो यह कथन भी जो है पूरी तरीके से सही है। तो क्या होगा? दो के दोनों उपरोक्त सही हैं, क्योंकि सही उत्तर पूछा भी जा रहा है। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? महत्वपूर्ण संस्था है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। आप लोग बताइए, तो बताइए कौन होगा? देखिए, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो वल्लभ भाई पटेल थे। अच्छा, इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक भी यही थे, संस्थापक वल्लभ भाई पटेल थे। अच्छा, एक फैक्ट और, स्थापना कब होती है? 1947 में। आप लोग याद रखिए, 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था, ये मई में हुई थी। आज़ादी तो हमें जाके अगस्त में मिली थी। चलिए, स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वतंत्र लेबर पार्टी महत्वपूर्ण है। देखिए, आप लोगों को बता दें, आधुनिक भारत में आप लोग जितनी भी पार्टी संगठन बने हैं, उनको कौन से वर्ष में हुआ था, उनका मुख्य एम क्या था और प्लस उनका सन क्या था, ये जरूर से जरूर आप लोग एकदम कांग्रेस के पूर्व के, कांग्रेस के बाद के सबको याद रखिए, क्योंकि यहाँ से मैच द फॉलोइंग करके या तो सीधा प्रश्न बना के यहाँ से प्रश्न आपको जरूर से जरूर मिलेंगे। ये एकदम चीटिंग का एरिया है, आप समझ लीजिए। ये लगातार निरंतर आ रहे हैं और आते भी रहेंगे। आपको बता दें, चैनल पे जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट में या आपको सेपरेट भी वीडियो मिलेगा। रट्टा मार सीरीज करके एक वीडियो हम लोग बनाए थे, उसको आगे नहीं बढ़ाया गया, लेकिन उसमें ये सीरीज चलाई गई थी। वहाँ पे आप लोग पूरी लिस्टिंग एक साथ देख सकते हैं। बताइए, स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह इसकी स्थापना जो है BR अम्बेडकर के द्वारा की गई थी 1936 में। 36 में। आपको बता दें, 37 का जो चुनाव हुआ था, 1937 के चुनाव में इसने जो है 15 सीटें जीती थी। 15 सीटें पे जीत हासिल किया था। चलिए, नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय आम चुनाव जो 1951 से 52 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, अब इसमें पहला कथन है, इस चुनाव में 14 जो है राष्ट्रीय दल शामिल हुए थे। क्या ये कथन सही है? जी हाँ, सही है। अभी तक आपको याद नहीं था तो ये फैक्ट याद रखिए। दूसरा है, भारत की तत्कालीन जनसंख्या की लगभग आधी आबादी जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली थी को मतदाता के तौर पर पंजीकृत किया गया था। क्या यह कथन सही है? जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि हम लोग संशोधन में भी पढ़ते हैं 18 वर्ष बाद में जोड़ा गया था। पहले क्या था? पहले 21 वर्ष था, 21 वर्ष, इसलिए ये गलत होगा। हम लोगों को सही उत्तर भी पूछा जा रहा है, तो सही कथन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, आप लोगों का यहीं पे पॉलिटी का एक प्रश्न है कि उस समय जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन। महत्वपूर्ण फैक्ट है, पूछा भी गया है शायद पिछली बार या उसके पहले भी किसी आयोग के किसी प्रश्न में आया भी था।
नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेद समाज की स्थापना की प्रेरणा देवेंद्र नाथ टैगोर से मिली, जिसके फलस्वरूप 1864 में जो है मद्रास में वेद समाज की स्थापना की गई। तो बताइए क्या ये कथन सही है? जी नहीं, यह कथन जो है गलत है, क्योंकि देवेंद्र नाथ टैगोर से नहीं मिली थी, बल्कि किससे मिली थी? केशव चंद्र सेन से मिली थी। किससे? केशव चंद्र सेन से। यह तो हम लोगों का गलत हो गया। बाकी फैक्ट महत्वपूर्ण है, आप लोग जानते रहिए। इसके फलस्वरूप जो है 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की गई। वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। क्या ये कथन सही है? जी हाँ, यह पूरी तरीके से सही है। सही उत्तर पूछा जा रहा है तो हम लोगों से सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य है? पहला है बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात भद्रलोक समाज ने किया था। क्या ये सही है? जी हाँ, यह पूरी तरीके से सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे था 1902 में पुतिन दास ने ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। 1902 में पुतिन दास के द्वारा ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। यह पूरी लाइन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, यह सही है। तीसरा है कलकत्ता अनुशीलन समिति बंगाल का पहला आतंकवादी संगठन था। तो बताइए क्या ये सही है? जी नहीं, यह गलत है, क्योंकि कलकत्ता अनुशीलन समिति ने बल्कि ढाका का जो अनुशीलन समिति था यह पहले क्या था? पहला आतंकवादी संगठन था। तो इस प्रकार हम लोगों का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी मिल चुका है। आगे भी फैक्ट देख लीजिए। 1915-16 में बंगाल में राजनीतिक डकैतियां तथा हत्याएं अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। तो यह भी कथन जो है पूरी तरीके से सही है। चलिए दुर्भिक्ष जांच आयोग महत्वपूर्ण आयोग है। दुर्भिक्ष जांच आयोग जिसके अध्यक्ष सर जॉन वुडहेड थे संबंधित हैं। तो बताइए, देखिए इसमें जो पूछा जा रहा है कालक्रम ही पूछा जा रहा है कि कौन से सन में हुआ था। तो देखिए बंगाल दुर्भिक्ष जो 1943 के कारणों की जांच करने के लिए ये बनाया गया था। तो सही जवाब क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर सी होगा। आपको बता दें इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि 15 लाख लोग मारे गए थे, ऐसा अनुमान लगाया गया था, जबकि कुछ इतिहासकार भारत के तो वो तो 60 लाख तक की संख्या बताते हैं। चलिए नेक्स्ट है किस ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ नगर पर अधिकार प्राप्त करने में सफलता पाई? देखिए आपको एक फैक्ट बता दें कि आप लोगों को लग रहा होगा कि कुछ में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि आप लोग देखिए, आप सिविल सर्विसेज की स्टडी कर रहे हैं, आप लोग सिर्फ आपको क्लू दिया जा रहा है यहाँ पे कि आंसर किस डायरेक्शन में जा रहा है, कहाँ आपकी कमी है। अगर पूरा एक्सप्लेन करने बैठेंगे ना तो एक पेपर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए आप लोग उसको हैंडल कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप खुद स्टडी कीजिए, आप खुद अपना वीकनेस को समझिए। और मैं तो कहता हूँ कि आप इसको पेपर को सॉल्व करते समय पेन और पेपर जरूर साथ में रखिए। इससे क्या होगा कि आप उसको टाइमलाइन कर सकते हैं, आप उसको नोट कर सकते हैं कि कौन सी टॉपिक से आपका प्रश्न छूट रहा है, कौन से चैप्टर से कौन सा टॉपिक आपका वीक है। फिर उसको आप नोट डाउन करके फिर बाद में जाके उसको रिवाइज करिए, आपका काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। तो बताइए किस ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से 1857 के विद्रोह के दौरान जो है लखनऊ नगर पर अधिकार प्राप्त करने में सफलता पाई? तो बताइए वह कौन था? वह सर जो है कॉलिन कैंपबेल था। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, कई बार 1857 के विद्रोह में पूछा गया था लखनऊ से कौन थी? तो बेगम हजरत महल दे। कौन थे? बेगम हजरत महल। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारतीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की थी? किसकी? भारतीय सामाजिक सम्मेलन। देखिए भारतीय सामाजिक सम्मेलन जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रघुनाथ राव एवं एम.जी. रानडे के द्वारा। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए सामाजिक सुधार है तो आपको बता दें कि इसकी स्थापना पहली बार इसका सम्मेलन कब हुआ था? तो 1887 में हुआ था। और ये कुछ महत्वपूर्ण कार्यों पे काम कर रहे थे, जैसे बहुपत्नी विवाह का विरोध करना इनका था, और जो है अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना, और उसके बाद कुलीन प्रथा का विरोध करना, और बाल विवाह को रोकने के लिए इन्होंने याचना भी लगाई थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण इनके सामाजिक सुधार थे। नेक्स्ट है अहमदिया आंदोलन जो उदार सिद्धांतों पर आधारित था, का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? किसका? अहमदिया आंदोलन का। तो बताइए कहाँ से हुआ था? यह कादिया पंजाब से हुआ था। कहाँ से? कादिया पंजाब से। आपको बता दें इसकी स्थापना जो है 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट है द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो 1751 से लेकर 1755 के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? देखिए पहला है
अंग्रेजों ने हैदराबाद में नासिर जंग का साथ दिया था। यह बात जो है पूरी तरीके से सही है। नेक्स्ट है फ्रांसीसियों ने हैदराबाद में अनवरुद्दीन का साथ दिया। क्या ये कथन सही है? जी नहीं, यह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि फ्रांसीसियों ने हैदराबाद में अनिरुद्दीन का साथ नहीं दिया था, बल्कि अंग्रेजों ने साथ दिया था। तो यह कथन क्या होगा? पूरी तरीके से गलत है। नेक्स्ट है फ्रांसीसियों ने कर्नाटक में चांद साहब का साथ दिया था, अंग्रेजों ने कर्नाटक में अनिरुद्दीन का साथ दिया था। यह कथन सही है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने रिंग फेंस की नीति का अनुसरण किया था? बताइए किसके द्वारा किया गया था? यह वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। ये रिंग फेंस क्या है? देखिए, मान लीजिए जैसे भारत का ये कोई क्षेत्र है, ये इस क्षेत्र पे क्या है? अंग्रेजों का कब्जा है, अंग्रेज हैं यहाँ पे, अंग्रेजों का हुकूमत चलता है। इसके बाहर वाले जो राज्य हैं, उस बाहर वाले राज्यों को ये लोग क्या करते थे कि यहाँ पे अपनी सेना रखना है, यहाँ कूटनीति से अपने चाल रखना है, क्योंकि अगर कोई बाहरी युद्ध होता है तो सबसे पहले यहीं पे होगा, हमारे पे अटैक नहीं होगा। यही रिंग फेंस है, अर्थात एक घेराव की नीति बना ली गई थी। इसी का अनुसरण वो करते थे। आप लोगों ने इतिहास में पूरा डिटेल में पढ़ा होगा, मैंने बस लिंक आपको दिया है कि यहाँ पे ये चीज़ें समाहित की गई। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को अर्ल ऑफ अराकान की उपाधि प्रदान की? देखिए, अर्ल ऑफ अराकान की उपाधि जो है यह किसको मिलती है? तो यह लॉर्ड एमहर्स्ट को मिलती है। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए, ये प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जब हुआ था उसमें यांडूब की संधि हुई थी। उस संधि में जो है इन्होंने महत्वपूर्ण रोल निभाया था अंग्रेजों की तरफ से, और इसीलिए जो है इनको यह उपाधि प्रदान की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को निम्नलिखित में से किन्होंने सिपाही विद्रोह करार दिया? देखिए, 1857 की क्रांति में कौन इतिहासकार किस एंगल से बोल रहा है, ये भी प्रश्न आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें जो सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी गई थी वह सर सैयद अहमद खां के द्वारा कही गई थी, और उसके बाद मुंशी जीवनलाल के द्वारा कही गई थी, और दुर्गादास बंदोपाध्याय के द्वारा कही गई थी। तो सही जवाब क्या बनेगा? 1, 3 और 4 सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट है थियोसोफिकल सोसाइटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थियोसोफिकल सोसाइटी, देखिए, थियोसोफिकल सोसाइटी थी वह विदेशी विचारों पर आधारित तथा पूर्णतः भारतीय दर्शन पर आधारित एक आंदोलन था। सबसे पहले इसकी शुरुआत अमेरिका में होती है। कब? 1875 में। 1875 में यूएसए में इसकी शुरुआत होती है। और आपको पता होगा कि मैडम HP ब्लावस्की थी, ब्लावस्की मैडम जो है HP ब्लावस्की थी, और तथा अमेरिका के HS अल्काट ने की थी। थियोसोफिकल सोसाइटी के संदर्भ में जो है, आइए अब कथन को देखते हैं। इसका विश्वास आध्यात्मिक भातृत्व में था। तो यह कथन जो है सही है। दूसरा है, इसका पुनर्जन्म तथा आत्मा में विश्वास नहीं था। यह कथन गलत है। इसका विश्वास था तभी तो यह भारत में फलेगा फूलेगा, क्योंकि आपको पता है हिंदू धर्म में यह मान्यता मानी जाती। नेक्स्ट है, यह देसी विचारों पर आधारित तथा पूर्णतः पाश्चात्य दर्शन पर विचारित जो है आंदोलन था। यह जो है गलत है। देखिए, यह जो है पूर्णतः पाश्चात्य दर्शन पे नहीं था, बल्कि इसमें भारतीय दर्शन बहुत इसमें समाहित किए गए थे, इसीलिए जो है यह काफ़ी फला फूला था। नेक्स्ट है, भारत में इस सोसाइटी का मुख्यालय जो है अडायर मद्रास में स्थापित किया गया था। यह कथन भी सही है। और आपको पता होगा कि थियोसोफिकल सोसाइटी में भारत में कौन सक्रिय था? तो एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। बेसेंट का नाम आप लोग कई बार पढ़े भी होंगे। तो यह कथन भी सही है। और पहला और चौथा ये 2 कथन तो हम लोगों को सही मिले हैं, बाकी 2 गलत मिले हैं। सही उत्तर पूछा जा रहा है। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? देखिए, पहला है, देखिए सबसे पहला फैक्ट आप लोग ये जानिए कि ये रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह रीड थे, आपको याद होगा, और मुनरो। रीड और मुनरो जन्मदाता माना जाता है इनको। पहला पढ़िए, यह व्यवस्था भारत के सबसे बड़े भूभाग में लागू थी। हाँ, यह कथन जो है पूरी तरीके से सही है। लगभग 50% भारत कवर किया गया था। नेक्स्ट है, भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया। यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। 1792 ईस्वी में यह व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार हार्ड मैकेंजी द्वारा लागू किया गया। तो यह कथन जो है गलत है। हार्ड मैकेंजी द्वारा इसे लागू नहीं किया गया था, बल्कि किसके द्वारा किया गया था? कर्नल रीड के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नल रीड के द्वारा जो है लागू किया गया था। यह कथन गलत है, यही हम लोगों को ढूंढना था। नेक्स्ट है, 1820 में यह व्यवस्था जो है मद्रास में लागू कर दी गई थी। यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। चलिए, नेक्स्ट है,
अमीनी समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अमीनी समिति, देखिए स्थापना 1778, किसके लिए? भू राजस्व और अकाल के लिए। भू राजस्व और अकाल से संबंधित। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से नहीं है। तो बताइए कौन से गवर्नर जनरल इसमें नहीं है? तो देखिए हम लोग कई बार पढ़े भी हैं इतिहास में, वारेन हेस्टिंग इसमें शामिल था, कॉर्नवालिस शामिल था और वेलेजली शामिल था। टोटल कितने हुए थे? आंग्ल मैसूर युद्ध टोटल 4 हुए थे। कितने हुए थे? 4 हुए थे। इसमें जो शामिल नहीं था वो लॉर्ड एमहर्स्ट था, यह शामिल नहीं था। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इजारेदारी प्रथा को वारेन हेस्टिंग ने लागू कराया। तो बताइए क्या यह कथन सही है? जी हाँ, यह पूरी तरीके से सही है। इजारेदारी प्रथा जो है वारेन हेस्टिंग के द्वारा चलाया गया था। सबसे पहले कब? 1772 में। उसके बाद है 1793 में पंचवर्षीय ठेके की जगह जो है ठेके की अवधि 1 वर्ष कर दी गई। देखिए पहले इसमें पंचवर्षीय ठेके का जो है कार्य होता था, यह बात भी सही है, और उसको बाद में बदल के 1 वर्ष कर दिया गया, यह भी सही है। लेकिन जो सन है 1793 यह गलत दिया गया है। 1793 की जगह क्या होगा? 1777 में यह कार्य किया गया था, यह गलत हो गया। हम लोगों का सही उत्तर का चुनाव करना है हम लोगों को। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है धन की निकासी पर लिखी गई पुस्तक एवं लेखक सुमेलित नहीं है। देखिए पहली पुस्तक महत्वपूर्ण पुस्तक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी, सही है। दूसरा है पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया, पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया, जीवी जोशी, यह गलत है। जीवी जोशी के द्वारा यह पुस्तक नहीं लिखी गई थी, बल्कि किसके द्वारा लिखी गई थी? पृथ्वी चंद्र राय के द्वारा, पृथ्वी चंद्र राय। तो दूसरा हम लोगों को गलत मिल गया। बाकी देखिए इकोनॉमिस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया आरसी दत्त और एमसे ऑन इंडिया इकोनॉमी रनाडे के द्वारा लिखी गई थी। इस प्रकार जो है हम लोगों को सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही नहीं है? 1919 इसे क्या बोला जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। चलिए पहला देखिए प्रांतों के हस्तांतरित विषयों पर भारत सचिव का नियंत्रण कम हो गया। जी हाँ, ये कथन सही है। दूसरा है गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था तथा प्रभावित वर्ष जो है 1 वर्ष रहता था। क्या ये सही है? जी नहीं, ये गलत है। 1 वर्ष ना 6 माह था, 6 माह तक कार्य कर सकता था गवर्नर जनरल का जो अध्यादेश रहता था। सही जो ऑप्शन नंबर बी मिल चुका है। द्वैध शासन पद्धति 1 अप्रैल 1921 को लागू की गई थी। जी हाँ, ये सही है। और उसके बाद बजट पर बहस हो तो सकती थी पर मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। यह भी कथन जो है पूरी तरीके से सही है। आपको बता दें एक महत्वपूर्ण फैक्ट जो है भारत शासन अधिनियम 1919 का जो है प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। प्रांतों में महत्वपूर्ण है, आप लोग कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि प्रांत में और केंद्र में दोनों में अलग होता है। प्रांत में यहाँ द्वैध शासन लागू हुआ था, ये कई बार प्रश्न आ चुका है और बहुत बार कंफ्यूज करता है सबको, तो इसको भी आप लोग फैक्ट के रूप में याद रखिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विद्रोह को कुचलने के लिए वारेन हेस्टिंग को कठोर कार्रवाई करनी पड़ी थी? तो बताइए वह कौन सा विद्रोह था? यह था सन्यासी विद्रोह। कहाँ पे हुआ था? बंगाल में। इसी को कुचलने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ा था किसी? वारेन हेस्टिंग को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1942 ईस्वी में बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज तिरंगा फहराया? तो बताइए यह कौन थी? यह अरोड़ा आसफ अली थी। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। और इनका पूरा लाइफ साइकिल 1909 से लेके कितने तक था? 1996 तक। इतने दिनों में इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब सभी आंदोलनों में लगभग सक्रिय भूमिका निभाई, चाहे वो समन्वय अवज्ञा आंदोलन रहा हो, चाहे वो व्यक्तिगत सत्याग्रह रहा हो। उसके बाद फिर ये कार्य करते हैं 1942 में इन्होंने जो है ग्वालियर टैंक में मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज अर्थात तिरंगा फहराया था। ये महत्वपूर्ण है, कई बार फैक्ट के रूप में आ भी चुका है। महिलाएं जो भी आपको इतिहास में मिलती हैं उनके बारे में अलग से आप छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना के उनके बारे में थोड़ी जीवनी आप लोग जरूर रखिए, ये आपको मेंस में काम आएगा। मेंस में लिखते समय आपको कहीं ना कहीं कोट करते हुए जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने नए लेटर्स जनरल मामले में जो है केसरी में विद्रोहात्मक लेखन पर तिलक के मामले की वकालत की? तो बताइए। देखिए यहाँ पे 2 एक फैक्ट है, आपको पता होगा कि जो ये लेख रहता था केसरी के लेखक तिलक रहते थे, और जो इसमें वकालत करने वाले थे, मान लीजिए कोई ऐसा हुआ कि सरकार के विरोधी में कोई चीज़ें लिखी गई तो उसके ऊपर केस हो जाता था। तो उसी सब समस्याओं को देखते हुए यहाँ पे जो लेटेस्ट जनरल मामले में एक केस हुआ था उसमें कौन वकालत किया था यही पूछा भी जा रहा है।
तो यह बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा वकालत की गई थी। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने जो है हेनरी विवियन डेरोजियो के बारे में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत एवं अपनी जाति के पिता कहा है? तो बताइए किसके द्वारा कहा गया है? यह जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा कहा गया है। आपको बता दें यंग बंगाल आंदोलन के एक महान नेता थे। कौन? हेनरी विवियन डेरोजियो। यह आंग्ल भारतीय थे। आंग्ल भारतीय आप लोग कई बार पढ़े होंगे, लेकिन आंग्ल भारतीय होता कौन है? आंग्ल भारतीय वैसे भारतीय जिनके गार्जियन या तो कहीं न कहीं से वो अंग्रेज रहते हैं, बाकी वो भारतीय रहते हैं। देखिए सभी अंग्रेज खराब नहीं थे, बहुत से लोग ऐसे थे जो इतिहास में बहुत अच्छा कार्य किए हैं हम लोगों की आज़ादी से लेके विभिन्न कार्य के लिए। नेक्स्ट है, जस्टिस पार्टी का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? जस्टिस पार्टी, देखिए डॉक्टर सी नतेशा मुदलियार के द्वारा जो है जस्टिस पार्टी का गठन किया गया था। कब हुआ था इसका गठन? 1916 में। चलिए नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए पहला स्टेटमेंट देखिए, गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था, तो यह सही है। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। आप लोग डेट याद रखिए। नेक्स्ट है, एमजी रंगा ने गांधी के चंपारण सत्याग्रह का समर्थन किया था। यह कथन जो है पूरी तरीके से गलत है। आप लोग इनका नाम याद रखिए, एमजी रंगा। यह जो है विरोध किए थे, समर्थन नहीं किए थे। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। देखिए शब्दों का जाल इसे ही कहते हैं। सत्याग्रह के बाद नहीं, सत्याग्रह जब हो रहा था उसी समय उन्होंने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। यह भी कथन जो है गलत हो गया। उसके बाद है, बिहार के दक्षिण पूर्व में स्थित चंपारण वह इलाका है जहां सत्याग्रह की नींव पड़ी। तो बताइए ये कथन सही है? जी नहीं। इसके लिए देखिए थोड़ा सा डीप में जाके भी पूछ लिया गया, चंपारण डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे भी, तो यह दक्षिण पूर्व में नहीं है। दक्षिण पूर्व में न रह के कहाँ पे है? उत्तर पश्चिम में है। कहाँ है? उत्तर पश्चिम में। यह भी गलत हो गया। तो हम लोगों का सही जवाब पूछा जा रहा है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए एक ही प्रश्न में जियोग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ समाहित करके पूछा जाता है, इसीलिए स्टेटमेंट के प्रश्न बनाए जाते हैं और स्टेटमेंट के प्रश्न थोड़े हार्ड भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, बाबुल मोरा नैहर छूटा जाए नामक रचना के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बताइए यह किसकी पुस्तक है? अवध के स्वतंत्र शासकों की श्रृंखला में अंतिम शासक वाजिद अली शाह एक महत्वपूर्ण लेखक थे, उनके द्वारा ये लिखा गया है। आप लोग याद रखिए, क्योंकि देखिए अवध यूपी में ही पड़ता है और यूपी के लिए महत्वपूर्ण है, उनके शासक और उनकी रचनाएं जो है रही हैं। आप देखेंगे कई बार वाजिद अली शाह से कई बार प्रश्न आए हैं प्रीवियस ईयर में, आप देखेंगे तो। जाट राज्य भरतपुर का वास्तविक संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? बताइए जाट राज्य भरतपुर का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बदन सिंह। किसको? बदन सिंह को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कोरोमंडल तट विशेष रूप से पुलिकट में एक रीडिंग पोस्ट की स्थापना की? बताइए इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, डचों द्वारा भारत में क्रमशः 1616 ईस्वी और 1627 ईस्वी में जो है स्थापित फैक्ट्रियाँ निम्नलिखित में से कौन है? देखिए सबसे पहले 1605 में डचों ने जो है आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश एपी के मसूलीपट्टनम में जो है उन्होंने सबसे पहले अपनी व्यापारिक फैक्ट्री खोली थी। उसके बाद जो है यहाँ पूछा जा रहा है कि 1616 और 1627 में कहाँ खोली थी? तो 1616 में उन्होंने सूरत में खोली थी और उसके बाद जो है 1627 में बंगाल में। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने किस मुगल सम्राट की अनुमति से जो है हुगली में कारखाना स्थापित किया? बताइए किसके शासनकाल में या किस मुगल सम्राट की अनुमति ली थी? तो ये अकबर के लिए थे। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, भारत में स्थापित डेनिश बस्तियों में निम्नलिखित में से शामिल नहीं है। तो बताइए इसमें कौन शामिल नहीं था? वह था मसूलीपट्टनम। अभी हम लोगों ने देखा मसूलीपट्टनम में कौन था? डच थे। कौन था? डच थे। बाकी आप देखिए तरंकोबार में और श्रीरामपुरा जिसे श्रीरामपुर कहते हैं, और उसके बाद निकोबार द्वीप, तीनों जगह स्थापित है। अच्छा ये तीनों लोकेशन है कहाँ? तरंकोबार बताइए कहाँ पे है? यह तमिलनाडु। और श्रीरामपुरा जिसे श्रीरामपुर भी कहते हैं, ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। और उसके बाद निकोबार द्वीप आपको पता ही। नेक्स्ट है, मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के शासनकाल से संबंधित संधि नहीं है। मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के शासनकाल से संबंधित कौन सी संधि नहीं है? तो बताइए। देखिए
जो पहली है झलकी की संधि। झलकी की संधि में जो है पेशवा बाजीराव प्रथम नहीं थे, बल्कि इसमें कौन था, पेशवा बालाजी बाजीराव थे। कौन थे, बालाजी बाजीराव थे। बाकी दुरई की संधि, वरना की संधि और मूंगी शिवगंगा की संधि, तीन के तीनों में यही थे। चलिए नेक्स्ट है ब्लू वाटर पॉलिसी किस पुर्तगाली गवर्नर से संबंधित है। ब्लू वाटर पॉलिसी, तो बताइए। शांत जल की नीति भी इसे कहा जाता है हिंदी में। यह किससे संबंधित थी, यह फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से संबंधित थी। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। यह कहाँ से था, यह पुर्तगाल से था। सबसे पहले यही आया था भारत में। ये सबसे पहले यही मतलब पुर्तगीज सबसे पहले भारत में आए थे। नेक्स्ट है डचों द्वारा निम्नलिखित में से किस टकसाल से भगवान वेंकटेश्वर, भगवान विष्णु के चित्र वाले सोने के पैगोडा सिक्के जारी किए गए। तो बताइए, यह पुलिकट से हुआ था। कहाँ से हुआ था, पुलिकट से। चलिए नेक्स्ट है विद्रोह और नेतृत्वकर्ता निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आप बताइए। पहला देखिए, चेर विद्रोह भूषण सिंह के द्वारा, जी हाँ सही है। दूसरा कोल विद्रोह सुरगा तथा सिंगराय के द्वारा, यह भी सही है। रामोसी विद्रोह उमा जी के द्वारा, यह भी सही है। अहोम विद्रोह जवाहरमल, क्या ये सही है, जी नहीं ये गलत है। चौथा ही हम लोगों को मिल गया। अहोम जो है, अहोम विद्रोह ये किसके द्वारा हुआ था, गदाधर सिंह के द्वारा। गदाधर सिंह, ये होगा गलत। इस प्रकार सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है बंगाल में कर कृषि प्रथा की शुरुआत किस नवाब द्वारा की गई थी। कर कृषि प्रथा, जो मुर्शिद कुली खां था उसने जो है जागीर भूमि के काफ़ी बड़े हिस्से को खालसा में परिवर्तित कर जो है कर कृषि प्रथा की शुरुआत की थी। तो कौन होगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अवध के शासक के रूप में राजा की उपाधि धारण की थी। अवध के शासक के रूप में, तो बताइए कौन था वो थे सयादत खान द्वितीय। सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। ये 1819 में और सातवें राजा के रूप में जो है उपाधि धारण किए थे। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अप्रैल 1774 में रूहेला सरदार हाफिज रहमत खां और सुजाउद्दौला के मध्य युद्ध हुआ। क्या ये कथन सही है, जी हाँ यह पूरी तरीके से सही है। नेक्स्ट है सुजाउद्दौला ने संपूर्ण रुहेलखंड को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। यह कथन भी जो है सही है। इस प्रकार क्या होगा, सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हम लोगों से सही उत्तर पूछा भी जा रहा है। आप लोग यूपी की हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये आपको एक्स्ट्रा डिटेल में मिल जाएगा। बाकी हिस्ट्री के कोई अच्छी पुस्तक हो तो वहाँ पे भी मिल जाएगा। बंगाल के कलकत्ता में अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था। तो बताइए किसके द्वारा किया गया था। यह देखिए पी मित्र के द्वारा किया गया था, पी मित्र के द्वारा। और आपको बता दें यह जो है बंगाल के क्रांतिकारियों को प्रथम गुप्त संगठन अनुशीलन समिति था। इसकी स्थापना कब होती है, 1902 में। चलिए नेक्स्ट है मुक्ति कौन पाथे, मुक्ति किस मार्ग से नामक पुस्तक में निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिकाओं के कुछ प्रमुख लेखों का संग्रह प्रकाशन हुआ। तो बताइए कौन सा पुस्तक का जो है लेख संग्रहित किया गया था। तो ये था युगांतर। अच्छा, युगांतर के लेखक कौन थे, बहुत महत्वपूर्ण है, बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र कुमार दत्त। ये दोनों लोगों ने मिलकर युगांतर, एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन करते थे। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की स्थापना के संबंध में अंग्रेजों की नीति की व्याख्या और आलोचना किस पुस्तक में की है। तो बताइए कौन सी पुस्तक है, काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी, अनहैप्पी इंडिया एवं पंजाबी। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है पूर्वी एशियाई क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों का एक प्रमुख बंदरगाह निम्नलिखित में से था। देखिए नागपट्टनम, कौन सा था, नागपट्टनम जो है मलक्का, मनीला इत्यादि पूर्वी एशियाई क्षेत्रों से जो है व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों का एक प्रमुख बंदरगाह था। तो सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों, इस प्रकार हम लोगों ने 50 प्रश्नों की ये श्रृंखला समाप्त कर ली। आपके कितने सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यह वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है यह भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं इसके लास्ट पार्ट में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, नमस्कार।